सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी जो क्लास संख्या है 25वीं है ये। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो पढ़ रहे हैं वो है आदिकाल। आदिकाल का ये 18वां भाग है। और आदिकाल में पिछली कक्षा में हमने अपभ्रंश साहित्य को शुरू किया था। अपभ्रंश के कुल 4-5 कवि हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। और आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की ये है कक्षा दूसरी, यानी कि दूसरी क्लास जो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की आज हम देखने जा रहे हैं। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के जो कवि बचे हुए हैं उन्हें उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले 5 कवि हम देख चुके हैं। 6वें हमारे कवि हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं, जैनाचार्य हैं। समय क्या है? हेमचंद्र का समय जो है 12वीं शताब्दी। और अगर ईस्वी सन में कहें तो इनका समय है 1085 से 1172 ईस्वी के मध्य जो है माना जाता है। और मोटे रूप से जो है 12वीं शताब्दी इनका समय है। मूल नाम क्या है? चंगदेव। अपने समय के जो प्रसिद्ध जैनाचार्य है हेमचंद्र, उनका मूल नाम है चंगदेव। अपने समय के प्रसिद्ध जो है जैनाचार्य ये हैं। और हेमचंद्र को प्राकृत व अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्राकृत व अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को कहा जाता है। ये जैनाचार्य थे। आगे देखिए, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। गुजरात के सोलंकी शासक है सिद्धराज जयसिंह, जिनका समय है संवत 1150 से 1199 विक्रमी संवत। और उनके भतीजे यानी कि सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के भतीजे हैं एक कुमारपाल। कुमारपाल का समय है संवत 1199 से 1230 तक इन्होंने शासन किया था। कि यहाँ इनका बड़ा सम्मान था। किसका सम्मान था? हेमचंद्र का सम्मान था। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ। कुमारपाल की इच्छा अनुसार ही इन्होंने अपना ग्रंथ योग शास्त्र लिखा था। ध्यान रहे, योग सार जो है परमात्म प्रकाश और योग सार जो है वो रचना किसकी है? जोइंदू की, जिसे दोहा काव्य परंपरा अपभ्रंश साहित्य में प्रारंभ होती है। लेकिन हेमचंद्र ने कौन सा लिखा था? कुमारपाल की इच्छा अनुसार ही योग शास्त्र, वो योग सार है। देखिए वो रचना जो है योग सार है। योग सार कौन सी है? जोइंदू वाली। परमात्म प्रकाश व योग सार, जिससे अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ जो है वो माना जाता है। हेमचंद्र ने 2 प्रकार के अपभ्रंश भाषा की चर्चा की है। परिनिष्ठित अपभ्रंश जिसमें उनका व्याकरण है, जो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत है। और ग्राम्य अपभ्रंश, यह भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई है, जिसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। इसमें ही बोधों के पद और दोहे, प्राकृत पेंगलम के पद, संदेश रासक आदि जो लिखे गए हैं। ग्राम्य अपभ्रंश बोलचाल की भाषा। तो ये जो है उत्तरकालीन अपभ्रंश मानी जाती है। एक परिनिष्ठित अपभ्रंश है जिसमें उनका व्याकरण है। हेमचंद्र ने 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषा की जो है चर्चा की है। हम देख लेते हैं हेमचंद्र की रचनाएं। अब हम देखेंगे हेमचंद्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो इनकी रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। इसके लिए इसके विषय में सबसे महत्वपूर्ण रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। दूसरी इनकी रचना है कुमारपाल चरित। जो कुमारपाल थे सिद्धराज जयसिंह के भतीजे, उनका जो चरित गान इसमें किया गया है। तीसरी इनकी रचना देखिए देसी नाम माला कोश। ये एक शब्द कोश है
चौथी रचना इनकी है छंदानुशासन, छंदों से संबंधित है। छंदानुशासन जो रचना है वो छंदों से संबंधित है। योग शास्त्र, पांचवी रचना योग शास्त्र, योग से संबंधित रचना ये है। और छठी रचना इनकी प्राकृत व्याकरण, प्राकृत का एक व्याकरण है। तो हेमचंद्र की रचनाएं हम देख लेते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, दूसरी कुमारपाल चरित, तीसरी देवसी नाम माला कोश, शब्द कोश है एक तरीके का। चौथी छंदानुशासन, छंदों से संबंधित है। योग शास्त्र जो कुमारपाल के आग्रह पर रचित है। और प्राकृत व्याकरण इनकी ये रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी रचना है। चलिए आगे विस्तार से जान लेते हैं एक दो रचनाओं के बारे में जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र की व्याकरण रचना। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन यह एक वृहत व्याकरण ग्रंथ है। कौन सी? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसमें संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश तीनों भाषाओं के व्याकरण पर चर्चा की गई है। यह एक बृहत व्याकरण ग्रंथ है और इसमें संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश तीनों भाषाओं के व्याकरण की जो है वो चर्चा हमें मिलती है। गुजरात के सोलंकी राजा हैं जय सिंह सिद्धराज या सिद्धराज जय सिंह के आग्रह पर यह व्याकरण ग्रंथ जो है वो हेमचंद्र ने लिखा। आगे चलिए, अगली रचना जो है वो है दूसरी रचना हेमचंद्र की कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित प्रबंधात्मक काव्य, कुमारपाल के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित रचना है। कुमारपाल के आश्रय में रहकर उनकी जो प्रशंसा में ये रचना जो है रची गई है। कुमारपाल चरित या दव्याश्रय काव्य है। दव्याश्रय काव्य कुमारपाल चरित, देखिए यहां थोड़ा सा आप सही कीजिए इसे। यहां क्या है? कुमारपाल चरित जो है ये तो एक रचना है कुमारपाल चरित, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुमारपाल चरित चरित या चरित जिसमें चरित्र वर्णन हो, चरित या दव्याश्रय काव्य है, ये पूरा होगा। कुमारपाल चरित चरित या दव्याश्रय काव्य है जिसके प्रथम 20 सर्ग संस्कृत के तथा परवर्ती 8 जो है अध्याय जो है वो प्राकृत में रचे गए हैं। तो कुमारपाल चरित क्या है? एक या तो चरित काव्य है या दव्याश्रय काव्य इसे माना जाता है, जिसके प्रथम 20 सर्ग संस्कृत के तथा परवर्ती जो 8 अध्याय हैं इसके वो प्राकृत में है। दव्याश्रय काव्य, दव्याश्रय काव्य जो मतलब दो भाषाओं का आश्रय या सहारा लेकर जो रचा जाता है उसे हम कहते हैं दव्याश्रय काव्य। तो इसमें 20 सर्ग जो हैं वो संस्कृत हैं, पर परवर्ती जो 8 अध्याय है वो प्राकृत में है, इसलिए दो भाषाओं का इसमें आश्रय है, इसलिए इसे दव्याश्रय काव्य कहा जाता है। गुजरात के चालुक्यों के इतिहास की दृष्टि से, चालुक्यों के इतिहास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण जो है वो ग्रंथ माना जाता है। अब देखिए, हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के सम्मान दव्याश्रय काव्य की भी रचना की थी। यह कथन है, एक हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान ने एक दव्याश्रय काव्य की रचना की, जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित शीर्षक से एक प्राकृत काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र की जो रचना है उसके विषय में। तो कुमारपाल चरित, एक बात आप यहां ध्यान रखें, कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोमप्रभ सूरी की रचना है, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो आगे देखिए, कुमारपाल चरित की पंक्तियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। वो ये पंक्तियां जो हम देखेंगे कुमारपाल चरित की पंक्तियां, कुमारपाल चरित की ये पंक्तियां हैं। देखिए पंक्तियां,
बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भला हुआ, अच्छा हुआ। भला हुआ जो मारिया, जो मारा गया। बहिणी मारा कंतु, बहन है बहन, मारा हमारा मेरा यानी कि कंतु यानी कि पति। भला हुआ जो मारिया, बहिणी मारा कंतु। लजे जह तू व्यस वन्य सिंह अहू, जय भगा घर अंतु। यानी कि भला हुआ मारिया यानी मारा गया, बहिणी बहन, मारा मेरा, कंतु यानी पति, कंत कंत पति। लज्जेज है तू, लजा जाती मतलब समवयस्काओं में लज्जित होती तू। व्यंसी अहु, जो मेरी समवयस्काएं हैं व्यंसी अहु, जय भगा कर अंतु, अगर भाग कर घर आता। तो देखिए विस्तार से देखिए। भला हुआ जो मारा गया है बहन, हमारा कंत। भला हुआ जो मारिया, बहिणी मारा कंतु। लजे जहूं तू जैसी हऊ, जई बगु बगा घर अंतु। यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। इससे अच्छा है भला हुआ जो मारिया, बहिणी मारा कंतु। भला हुआ जो युद्ध भूमि में वो मारा गया, अगर पीठ दिखाकर भाग कर घर आता तो समवयस्काओं में जो है वो लज्जित होती मैं, क्योंकि कायर होता। अगली एक पंक्ति और देखिए। रे मन करसी के आलड़ी, विषया अछऊ दूरी। करणई अछई रुंदई, कड़ै शिवपल भूरी। रे मन अनर्थ क्यों करता है, विषयों से दूर रहे। करणी यानी कि इंद्रियां रुद्ध रहें, निरुद्ध रहें, जिससे कि मैं मोक्ष फल को प्राप्त कर सकूं। रुद्ध रहें इंद्रियां, और जिससे मैं मोक्ष फल को प्राप्त कर सकूं। इंद्रियां कंट्रोल में रहें, रुद्ध रहें, तो यही उनका भाव है। रेमन करसी आलड़ी के आलड़ी, विषया अच्छों दूरी। आगे देखिए। हेमचंद्र के हेमचंद्र के संबंध में आलोचकों के मत क्या हैं। यही भाषा आगे चलकर, हेमचंद्र की भाषा, यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई, और यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो है कथन है हेमचंद्र की भाषा के विषय में। यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई, और यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने जो हैं वो उपस्थित करती है। आगे देखिए। आगे हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। जैनाचार्य मेरुतुंग के विषय में है। रचना कौन सी है जैनाचार्य मेरुतुंग की, वो है प्रबंध चिंतामणि। संस्कृत में रचना है, लेकिन इसमें कुछ दोहे हैं दूसरे कवियों के, वो है अपभ्रंश के। प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरों के बनाए हुए हैं। इनमें मुंज जो है, मुंज धाराधिपति भोज के चाचा थे, राजा भोज के चाचा थे मुंज। इनमें मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व जो है वो सर्वाधिक है। प्रबंध चिंतामणि में रचना काल क्या है प्रबंध चिंतामणि का, 1361 विक्रमी संवत इसका रचना काल माना जाता है। व्रणय विषय देखिए, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग हमारी ये रचना है, 7वीं रचना है। व्रणय विषय इसका है सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल, हेमचंद्र इत्यादि इतिहास प्रसिद्ध जो पुरुषों का चरित्र आख्यान है। इसमें इसकी भाषा अपभ्रंश है। उद्देश्य क्या है, जैन धर्म की प्रभाव वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो माना जाता है। तो जैनाचार्य मेरुतुंग रचना प्रबंध चिंतामणि संस्कृत की रचना है। प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरों के बनाए हुए हैं। इनमें मुंज के दोहे जो धाराधिपति राजा भोज के चाचा थे और अपनी रसिकता और वीरता के लिए जाने जाते थे। इनमें मुंज के दोहों का जो साहित्यिक महत्व है वो सर्वाधिक है, सर्वाधिक जो वो अच्छे हैं साहित्य की दृष्टिकोण से। वर्ण विषय सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल, हेमचंद्र इत्यादि जो इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों का
चरित्र आख्यान इसमें है। इसकी भाषा जो है वो अपभ्रंश है और उद्देश्य जैन धर्म की प्रभाव वृद्धि करना है। आगे प्रबंध चिंतामणि में कुछ अपभ्रंश के दोहे राजा भोज के चाचा धार धार के राजा हैं राजा भोज, उनके चाचा जो है मुंज के कहे हुए हैं, जो बेहद मार्मिक एवं अनुभवों की पीड़ा से युक्त जो है माने जाते हैं और साहित्यिक महत्व तो इनका बहुत ज्यादा माना जाता है, जो दोहे हैं मुंज के। अच्छा, इनके बारे में एक कथन भी है, प्रसिद्ध कथन है, मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने माने जाते हैं। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कैसे दोहे हैं देखिए, मुंज भणई मुणा लवई जुबन गयूं न झूरी जय शक्कर से खंड थिए तो इस मीठी चूरी। देखिए मुंज जो थे वो मालवा नरेश भोज के चाचा थे, वे वीर भी थे और रसिक भी। रसिक कुछ ज्यादा ही थे, इतने ज्यादा थे कि अपनी प्रेयसी के पास जो 12 योजन दूर रहती थी, ऊंट पर सवार होकर जाते थे और उसी रात लौट भी आते थे। तो रसिकता का इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो नहीं सकता है। और एक बार मुंज ने जो है तेलप नरेश पर चढ़ाई कर दी और वहां पर धर लिए गए, बंदी बना लिए गए। मुंज को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ कि वहां तेलप की नरेश की जो अधेड़ बहन है मृणालवती, उसी के लिए ये दोहा है, तभी मैं बता रहा हूं कि मृणालवती से मुंज को प्यार हो जाता है। मुंज बनई मुणा लवई जुबन गयूं न झूरी जई शक्कर शखंड थिय तो इस मीठी चूरी। तो उधर जो है वो तो मृणालवती जो तेलप नरेश है उसकी बहन से प्यार हो जाता है उनको, और उधर जो मुंज के समर्थक हैं उन्हें छुड़वाने के लिए लंबी सुरंग जो है वो खोद चुके हैं, उनके जो पिंजरा है उस तक। अब मुंज मृणालवती से कहता है कि चल तुम भी साथ भाग चल। अब मुंज युवक था, लेकिन मृणालवती की जो है उम्र ज्यादा थी, वो अधेड़, तो वह अधेड़ अवस्था की थी और वो उदास हो गई। उसकी उदासी को लक्ष्य करके मुंज कहता है, मुंज भणई मुना लवई जुबन गई नजूरी जय शक्कर जई शक्कर से खंड थी तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है कि हे मृणालवती, गए यौवन को न पछता, जो यौवन बीत चुका है उसे न पछता। यदि शर्करा के 100 खंड या सैकड़ों खंड भी कर दिए जाएं तो वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी जैसी वह इकट्ठी मीठी होती है। उसी तरह से अगर 100 खंड भी कर दिए जाएं तो मिठास तो उसमें रहेगी। तो यह जो मृणालवती को वो साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मृणालवती का जो है वो प्रेम सिर्फ क्रीडात्मक था, और मुंज की जो ये दुर्भी संधियां थी, जो षड्यंत्र चल रहे थे, जो छुड़वाने के लिए आ गए थे, वो उसने अपने भाई को सब कुछ भेद जो है वो बता दिया और मुंज को रस्सी से बांधकर भीख मंगवाई गई और अंत में मरवा दिया गया। अब हम देखेंगे अपभ्रंश की अन्य रचनाएं। हमने महत्वपूर्ण रचनाएं देख ली हैं और अन्य भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। अपभ्रंश की अन्य रचनाएं जो एक बार आपने केवल देखनी है, रचना और रचनाकार का नाम। कुमारपाल प्रतिबोध बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जैन पंडित सोम प्रभसूरी की यह रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध महत्वपूर्ण रचना है, याद रखनी है आपने। रचना काल विक्रमी संवत 1241 इसका है। इसमें क्या है, हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा है। जैनाचार्य हेमचंद्र कुमारपाल जो गुजरात वंश के सोलंकी शासक हैं, उनको अनेक प्रकार के उपदेश जो दिए गए थे उनका दिए जाने की कथा इसमें है। अगली रचना देखिए, निर्भय भीम व्यायोम पूछी गई है एग्जाम में। कुमारपाल प्रतिबोध भी पूछी गई है, निर्भय भीम व्यायोम भी अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है। रचना का नाम है निर्भय भीम व्यायोम और रामचंद्र सूरी एक जैनाचार्य हैं, उनके द्वारा यह रचित है। इन्हें सिद्ध राज जयसिंह व कुमारपाल का राजाश्रय प्राप्त था। तो निर्भय भीम व्यायोम रामचंद्र सूरी। अगली रचना देखिए,
पार्श्वनाथ चरित, पार्श्वनाथ चरित वादिराज ने लिखी है, और वादिराज को शादाद विद्यापति भी कहा जाता है। शादाद विद्यापति भी कहा जाता है। अगली रचना देखिए, 11वीं रचना है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? वररुचि। अगली रचना है एक नेमिनाथ चरियु। 12वीं रचना देखिए, नेमिनाथ चरियु। प्राकृत प्रकाश भी महत्वपूर्ण रचना है, पार्श्वनाथ चरित भी, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण होगी, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती रहती है। वादिराज जो है शादाद विद्यापति भी ने कहा जाता है। अगली रचना देखिए, नेमिनाथ चरियु। नेमिनाथ चरियु की रचना हुई थी 1159 ईस्वी, और हरिभद्र सूरी इसके रचना काल है। संत कुमार चरियु, ये भी हरिभद्र सूरी की है। यहाँ नेमिनाथ चरियु जो है वो नेमिनाथ के चरित्र पर लिखी गई सबसे पहली रचना मानी जाती है। कौन सी? नेमिनाथ चरियु, हरिभद्र सूरी, संत कुमार चरियु, हरिभद्र सूरी। एक रचना है नेमिनाथ चौपई, महत्वपूर्ण रचना है, 1200 ईस्वी की रचना है, विनय चंद्र सूरी द्वारा ये रचना रचित है। अपभ्रंश काव्य में पहली बार 12 मासा का वर्णन जो है इस रचना में हुआ है। अपभ्रंश काव्य में पहली बार 12 मासा वर्णन किसमें हुआ है? तो नेमिनाथ चौपई, विनय चंद्र सूरी, और नेमिनाथ के चरित्र पर सबसे पहली रचना कौन सी है? तो नेमिनाथ चरियु, जिसे हरिभद्र सूरी ने लिखा। अपभ्रंश काव्य में पहली बार 12 मासा का वर्णन नेमिनाथ चौपई, विनय चंद्र सूरी, और हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले जो होता है बिसलदेव रासो में। धम परीक्षा 15वीं रचना धम परीक्षा, धर्म परीक्षा इसका नाम हो सकता है तत्सम में, और हरिसेन सूरी के द्वारा रचित। अगली रचना जो है वो संयम मंजरी। 16वीं हमारी रचना अपभ्रंश की रचना संयम मंजरी, महेश्वर सूरी। 17वीं रचना देखिए वैराग्य सार है, सुप्रभाचार्य जो इसके रचनाकार हैं। भावना संधि प्रकरण 18वीं रचना देखिए, भावना संधि प्रकरण, जयदेव मुनि। ये रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अपभ्रंश की। जम्बू स्वामी चरियु, अगली रचना जम्बू स्वामी चरियु 1092 ईस्वी से 92 ईस्वी में रचित यह रचना है, और वीर के द्वारा रचित है जम्बू स्वामी चरियु। 20वीं रचना देखिए सुदर्शन चरियु। सुदर्शन चरियु न्याय नंदी मुनि इसके रचनाकार है। करकंड चरियु 21वीं रचना करकंड चरियु कनकामर मुनि, सुदर्शन चरियु के न्यायनंदी मुनि, और करकंड चरियु के कनकामर मुनि। 22वीं रचना पास चरियु पार्श्वचरित पदम कीर्ति की ये रचना है। 23वीं रचना है पदम श्री चरित, दाहिल इसे लिखने वाले हैं। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी की रचना है। तो देखिए एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध, सभी रचनाओं को एक बार देख लेते हैं। देखिए हेमचंद्र की है संदेश रासक, कुमारपाल चरित, देसी नाममाला कोश, छंदानुशासन, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण, ये तो है हेमचंद्र की। और जैनाचार्य मेरुतु की प्रबंध चिंतामणि महत्वपूर्ण है। प्रबंध चिंतामणि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? जैन पंडित सोमप्रभ सूरी की। निर्भय भीम व्यायाम रामचंद्र सूरी, पार्श्वनाथ चरित वादिराज की है। शादाद विद्यापति भी इन्हें कहा जाता है। प्राकृत प्रकाश जो है वो वररुचि, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी, संत कुमार चरियु हरिभद्र सूरी। नेमिनाथ चौपई 12 मासा का पहली बार वर्णन है अपभ्रंश काव्य में, तो यह लिखी विनय चंद्र सूरी ने। धर्म परीक्षा हरिसेन सूरी, संयम मंजरी महेश्वर सूरी, वैराग्य सार सुप्रभाचार्य, भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि, जम्बू सामी चरियु वीर की है। सुंदसन चरियु जो है न्यायनंदी मुनि की। करकंड चरियु कनकाम्बर मुनि, पास चरियु या पार्श्वचरित पदम कीर्ति की है। पदम श्री चरित दाहिल की है। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी की है। तो ये तो हो गई अपभ्रंश की रचनाएं।
सभी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं। और अब हम देखेंगे अपभ्रंश के जो विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब हम देखेंगे अपभ्रंश के विषय में जो स्मरणीय तथ्य है, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम और जान लेते हैं। अपभ्रंश के विषय में अन्य स्मरणीय तथ्य महत्वपूर्ण देखिए। पहला, देखिए अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? भविष्यत कथा या भविष्यत कहा। धनपाल ने। किसने लिखा? धनपाल ने। भविष्यदत्त कथा इसके संस्कृत में नाम हम बोल सकते हैं। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है और अपभ्रंश का प्रथम जो है प्रबंध काव्य इसे माना जाता है। दूसरा तथ्य देखिए, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रणेता कौन है? प्रथम कवि कौन है? शंभु है। डॉक्टर भ्याणी। देखिए पिछले वीडियो में भ्याणी गलत लिखा गया था और मैंने सोचा था कि पढ़ाते समय जो है इसे सही करेंगे, लिखा गलत है तो वो जो है जल्दी जल्दी फ्लो में वो निकल गई चीज। तो भ्याणी जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, डॉक्टर भ्याणी। उसमें वो गलती हो गई थी, पता नहीं किस तरीके से हो गई, लेकिन वो सही भी नहीं कर पाए और ये और ज्यादा गलती हो गई। तो ये यहाँ ध्यान रखिए, डॉक्टर भ्याणी ने शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा और शंभु की रचना जो है पौंचर्यु उसे कहा उन्होंने जैन रामायण कथा। आगे देखिए, शंभु की प्रथम रचना कौन सी है? पौंचर्यु, जैनी रामायण भी बोलते हैं। डॉक्टर भ्याणी ने इसे अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। तो अपभ्रंश चौथा देखिए यहाँ पे, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रथम कवि एवं रचना कौन सी है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता एक तरीके से मान लीजिए किसे कहेंगे हम, तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रथम कवि भी स्वयंभू ही ठहरते हैं और जो है कृष्ण काव्य के प्रणेता भी स्वयंभू हैं। हरिवंश पुराण इनकी रचना है, प्रथम रचना है कृष्ण काव्य से संबंधित। और जैन साहित्य में जो जैन आचार्य थे, जैन कवि थे, देखिए जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है, एक ये बात। पांचवा देखिए, नेमिनाथ के चरित्र पर अपभ्रंश का प्रथम एवं प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा होगा? नेमिनाथ के चरित्र, नेमिनाथ चरियु। नेमिनाथ के चरित्र पर अपभ्रंश का जो प्रथम और प्रसिद्ध ग्रंथ होगा वो है नेमिनाथ चरियु, 1159 ईस्वी। और रचनाकार कौन है? हरिभद्र सूरि। नेमिनाथ के चरित्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरि द्वारा, और बारहमासा का वर्णन भी सबसे पहले इसमें है। नेमिनाथ फाग राजशेखर सूरि का, नेमिनाथ रास सुमति गणी का। तो नेमिनाथ के चरित्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं और नेमिनाथ के चरित्र पर अपभ्रंश का प्रथम और प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरि द्वारा रचित। ये भी एक देखिए आप। 6 नंबर देखिए, अपभ्रंश का प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है और हेमचंद्र को जो है प्राकृत और अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। 7 नंबर देखिए, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की प्रथम रचनाएं, परमात्म प्रकाश है एक, तो एक योगसार। लिखी किसने है? जोइंदू ने। जोइंदू कह दो, योगिंदू कह लो, योगिंद्र। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की प्रथम रचनाएं, जहां से दोहा काव्य अपभ्रंश में प्रारंभ होता है, परमात्म प्रकाश है एक, तो एक है योगसार। जो हिंदू की रचनाएं हैं, वासुदेव सिंह ने जो हिंदू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वासुदेव सिंह ने, किसने जो हिंदू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो वासुदेव सिंह ने। 8 नंबर देखिए, हिंदी की प्रथम कड़वकबद्ध रचना, हिंदी की प्रथम कड़वकबद्ध रचना पौंचर्यु। हिंदी की प्रथम जो कड़वकबद्ध रचना है वो है पौंचर्यु। यहां आप अपभ्रंश प्रथम कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? पौंचर्यु।
लिखने वाले स्वयंभू। जैनी रामायण है अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना मानी जाती है। पौं सरयू। सात सात छंदों के बाद जो दूसरा छंद रखा जाता है, कुछ एक जैसे छंदों के बाद छंद में परिवर्तन कर दिया जाए, दूसरा छंद रख दिया जाए, उसे हम कहते हैं कड़वक पद्धति। 9 नंबर देखिए, अपभ्रंश की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का उल्लेख मिलता है। अपभ्रंश की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का उल्लेख मिलता है तो वो होगी नेमिनाथ चौपई। विनय चंद्र सूरी द्वारा लिखी है, नेमिनाथ के चरित्र पर आधारित है। नेमिनाथ के चरित्र पर हमने रचनाएं भी देखी थी। नेमिनाथ चौपई, विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ फाग, राजशेखर सूरी, नेमिनाथ राज, सुमति गणित। तो 12 मासा का उल्लेख सबसे पहले अपभ्रंश में किस रचना में मिलता है? तो नेमिनाथ चौपई में। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन देखिए, विसल देव रासों में मिलता है। 1155 ईस्वी में जो है रचना काल इसका है। 1212 विक्रमी संवत जो है इसका रचना काल है। 1155 ईस्वी इसका रचना काल जो है माना जाता है। विसल देव रासो। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसमें मिलता है। संवत 1272 मझारी जेठ नवी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। तो 1155 ईस्वी। हिंदी में व्यापक ढंग से 12 मासा वर्णन पहली बार, हिंदी में व्यापक ढंग से 12 मासा वर्णन पहली बार मिलता है पृथ्वीराज रासो, जो चंद की रचना है उसमें जो है व्यापक ढंग से। और हिंदी की प्रथम ऐसी कृति जिसमें 12 मासा का वर्णन व्यापकता के साथ साथ मार्मिक धरातल पर पहुंच गया है, तो वो कृति है पद्मावत 1540 मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, ये आएगा सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। तो प्रथम रचना हिंदी की विसल देव रासो, 12 मासा का वर्णन। 12 मासा वर्णन पहली बार व्यापक ढंग से पृथ्वीराज रासो। व्यापकता के साथ साथ जहां मार्मिक धरातल पर पहुंच गया है 12 मासा का वर्णन, वो रचना है पद्मावत। तो ये 12 मासा का विस्तार है, विकास है। अपभ्रंश को किसने क्या कहा है? भरत मुनि देखिए, अशुद्ध भाषा कहते हैं, विभ्रष्ट भाषा कहते हैं। अपभ्रंश को भरत मुनि अशुद्ध भाषा, विभ्रष्ट भाषा कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन पुरानी हिंदी। राहुल सांकृत्यायन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। गुलेरी जी, इन्होंने उत्तरकालीन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का कवि ही मान लिया है। 4 नंबर देखिए, दंडी आभीरों की भाषा कहा है। दंडी ने आभीरों की भाषा इसे कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। हरदेव बहारी ने पश्चिमी प्राकृत कहा है। अपभ्रंश को कहा है कि पश्चिमी प्राकृत है, प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकास हुआ है, तो पश्चिमी प्राकृत कहा है हरदेव बहारी ने। आगे चलिए, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल व गुलेरी जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामविलास शर्मा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से पृथक मानते हैं। 3 विद्वान राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल व गुलेरी जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह लो या अपभ्रंश से जो उत्तर अपभ्रंश है उसे पुरानी हिंदी कह लो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से पृथक मानते हैं। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की प्रथम रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगी थी। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की जो रचना है विक्रम की 7वीं शताब्दी से आरंभ हुई। प्राकृत भाषा हिंदी का अर्थ प्राकृत की रूढ़ियों से आबद्ध हिंदी है। जो प्राकृत पहले चल रही थी अपभ्रंश से, उसकी रूढ़ियां जो है उससे आबद्ध जो भाषा है वह प्राकृत भाषा है। आगे देखिए, दूहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है कि दुहा और दोहा तो अपभ्रंश का अपना छंद है, पहले यह छंद नहीं था। संस्कृत या प्राकृत में दुहा या दोहा छंद नहीं था, यह अपभ्रंश से चला। दुहा और दोहा और अपभ्रंश में भी दोहा काव्य परंपरा का आरंभ जो है, जो इंदु की रचना है, परमात्म प्रकाश और योगसार उससे होता है। जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना गाथा या गाहा, दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पदड़िया बंद और गेय पद बंद। ये 3 प्रकार के जो है अपभ्रंश में बंद पाए जाते हैं। नोट: अपभ्रंश में चरित्र काव्य जो है वो पदड़िया बंद में लिखा गया था, यह भी आपने ध्यान में रखना है। देखिए, राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने हमीर आसो से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है और 1877 ईस्वी में जर्मनी के हाल नगर से सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित यानी कि विद्वान जर्मन पंडित पिसेल ने व्याकरण का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया था। अपभ्रंश भाषा के व्याकरण का यह प्रसिद्ध ग्रंथ था। पिसेल ने व्याकरण अपभ्रंश, तो ये व्याकरण था आपका वही हेमचंद्र का सिद्ध शब्दानुशासन, उसका ही सुसंपादित संस्करण जो है जर्मन से पंडित पिसेल ने जो है वो किया प्रकाशित। और ये कथन है, किस विद्वान का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है कि जर्मनी के होल नगर से सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित पिसेल ने व्याकरण का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया। किस व्याकरण का? तो यहां आप लिख लीजिए, वो व्याकरण रचना थी, किस व्याकरण का किया था? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये जो व्याकरण है जो हेमचंद्र ने लिखा, उसका सुसंपादित संस्करण किसने प्रकाशित किया था? पिसेल ने। पिसेल कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और हाल नगर से इन्होंने 1877 ईस्वी में, तो ये भी महत्वपूर्ण, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। तो इसी के साथ हमारा जो अपभ्रंश साहित्य है वो होता है समाप्त। और हम जो है इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पंक्तियां, जो कथन है विद्वानों के आदिकाल के विषय में, और आदिकाल को जो है एक बार रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन। महत्वपूर्ण तथ्य जो है अगली क्लास में देख लेंगे, और विद्वानों के कथन क्या क्या है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, बच्चन सिंह हो गए, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं अति महत्वपूर्ण, उन्हें एक क्लास में हम इकट्ठा आदिकाल के संपूर्ण आदिकाल को देखने का प्रयास जो है करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।